हेलो डियर स्टूडेंट्स, परिवर्तन क्लासेस पर एक नए वीडियो में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2018 में आए हुए फिजिक्स और केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे ये 10 का दम लिखा हुआ है, मतलब एक प्रश्न में 10 प्रश्न होंगे। घुमा फिरा के सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में अच्छे से पढ़ करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, आज के जो भी प्रश्न होंगे एक प्रश्न में 10 प्रश्न को लगभग समाहित करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का ये पहला प्रश्न है। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि 100 सेमी स्क्वायर, ये मिलीमीटर स्क्वायर है भाई, 100 मिलीमीटर क्यूब विलयन में 5.85 ग्राम NaCl जल में घोलकर प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ऐसा विलयन प्राप्त किया जाता है। मोलरता ज्ञात करनी है। अब मोलरता ज्ञात करने का मतलब समझिए, मोलरता के लिए फार्मूला हम समझेंगे पहले। तो परिभाषा क्या होती है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मोलों संख्या मोलरता होती है। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, मोलरता बराबर होता है क्या, 1 लीटर विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या। अब इसका मतलब बटे में क्या होगा, विलयन का आयतन होगा, वो भी लीटर में। विलयन का आयतन किसमें, लीटर में। और यदि मिलीलीटर में है तो ऊपर 1000 से गुणा हो जाता है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। मोलों की संख्या तो इसमें कहीं दिया नहीं है, तो मोलों की संख्या बराबर होता है विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। तो चलिए हम विलेय का भार स्मॉल w कर देते हैं, विलेय का अणुभार स्मॉल m और आयतन v कर लेते हैं। चूंकि आयतन देखिए मिलीमीटर में दिया हुआ है तो ऊपर 1000 से गुणा हो जाएगा। ये हमारा बन गया फार्मूला। अब इसमें एक एक मान कम से रखेंगे। देखिए तो विलेय का भार कह रहे हैं 5.85 ग्राम हो जाएगा। NaCl में घोल करके प्राप्त किया गया। देखिए विलेय NaCl का अणुभार यम नहीं मिला है तो उसको पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, NaCl का क्या अणुभार, NaCl का अणुभार बराबर कितना होगा, सोडियम का होता है 23 है ना, और क्लोरीन का होता है 35.5। अब ये जोड़ लीजिए दोनों, तो कितना आएगा 5 दशमलव, अभी देख 5 3 8 3 2 5, तो 58.5 आ गया अणुभार। अब यही मान क्रम से रख दीजिए तो क्या आएगा, स्मॉल w यानी 5.85 गुणे 1000 है ना, और बटे में कितना है अणुभार 58.5। आयतन कितना कह रहे हैं 100। अब मिलीलीटर 1000 से हमने गुणा किया ही है, 2 जीरो करिए। अब 10 से गुणा कर लीजिए, ये आपका आ गया 58.5 और बटे में 58.5, ये कट गया, आया कितना 1। ठीक, तो मोलरता कितनी हो गई 1। ठीक, तो ये जो है सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बात समझ में आई। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अणुभार कैसे निकालते हैं हम, NaCl का, Na का होता है 23। देखिए दूसरा भी अणुभार यदि आपको निकालना है तो जो जरूरी है अणुभार निकालने के लिए, पहली बात तो हाइड्रोजन का अणुभार आपको पता होना चाहिए, कितना होता है 1, कार्बन का होता है 12, नाइट्रोजन का होता है 14, ऑक्सीजन का होता है 16, सल्फर का होता है 32। ठीक, तो ये अणुभार आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और इसके अलावा सोडियम और क्लोरीन का तो हमने लिख ही दिया, तो इतना आप याद रखेंगे तो सारे अणुभार लगभग जितना आता है उसको निकाल ही लेंगे। जैसे मान लीजिए यदि आपको निकालना है, NaCl का, देखिए समझिए, जैसे आपको निकालना CH4 का अणुभार। ठीक है, तो कार्बन का अभी हमने बताया कितना होता है, कार्बन का कितना होता है 12 है ना। चलिए फिर से लिख दे रहे हैं कार्बन का क्रम से। देखिए सबसे पहले आपको लिखना है हाइड्रोजन का। ठीक है, हाइड्रोजन का कितना होता है 1। चलिए अब तो याद ही हो गया होगा, अभी हमने लिखा था है ना। चलिए बोलिए क्या होगा, नाइट्रोजन का। चलिए कार्बन के बाद हाइड्रोजन के बाद पहले कार्बन लिखते हैं, तो कार्बन का कितना होगा 12, नाइट्रोजन का होगा 7 दूनी 14,
नाइट्रोजन के बाद क्या लिखे थे, ऑक्सीजन 8 दूनी 16, फिर आपको याद रखना है सल्फर का 32, ठीक है, सोडियम का कितना होता है 23, क्लोरीन का होता है 35.5, क्लोरीन का कितना होता है 35.5। चलिए अब देखिए हमको निकालना क्या है, यदि CH4 का अणुभार निकालना कैसे निकालें, कार्बन का 12 फिर धन 4 गुणे हाइड्रोजन का 1, कितना 12 4 16 हो गया, ठीक है। यदि आपको निकालना है, चलिए एथिल एल्कोहल का निकाल के देखिए भाई, एथिल एल्कोहल यानी CH3OH, इसका कितना, कार्बन का 12, हाइड्रोजन 3 बार है तो 3 एक कम 3, ऑक्सीजन का 16 प्लस 1 जोड़ दीजिए, आ गया कितना 6 6 4 10 2 12, 2 हो गया 1 2 और कितना आएगा 3 32, ठीक है ना। तो देखिए 17 17 3 20 20 2 22 32, ठीक, ये इस प्रकार से होता है भाई। चलिए इसी प्रकार से जो है अणुभार आप किसी का भी यदि पता रहेगा तो आप निकाल पाएंगे यदि सूत्र पता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं, ये देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4, ये प्रश्न क्या है कि सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या बताइए। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालने का नियम भी चलिए समझ लेते हैं फटाफट। देखिए जितने जो है क्षार धातुएं यानी पहले वर्ग में हैं, जैसे हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, इन सब का कितना होता है +1, कितना होता है +1। और क्षारीय मृदा धातुएं जो होती हैं यानी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन सब का कितना होता है +2, इन सब का ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है +2। इसी प्रकार से ऑक्सीजन, सल्फर, ठीक है, इन सब का -2 और ये परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करती हैं। तो चलिए फिर निकाल करके हम देखते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन का। देखिए कैसे निकालेंगे ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, जितना उस पर चार्ज होता है, आवेश होता है, वही होती है ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है। तो कोई उदासीन परमाणु अणु है, कोई उदासीन अणु है मतलब उस पर आयन नहीं है, तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या टोटल कितनी हो जाएगी 0 होती है, ठीक है। उदासीन है तो 0, उदासीन है तो कहाँ आयन है, आयन नहीं है तो ऑक्सीकरण संख्या 0 है। आयन का मतलब जितना आयन होता है, जितना आवेश होता है, वही होती है ऑक्सीकरण संख्या, है ना। तो H2O की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी 0, तो जिसमें ऑक्सीजन का कितना होगा -2, ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1, तो टोटल जोड़ेंगे तो 0 आएगा। चेक कर लीजिए, 2 गुणे हाइड्रोजन का 1 -2, तो 2 आ गया 0, समझ गए। तो टोटल कुल ऑक्सीकरण संख्याओं का योग कितना आएगा 0, यानी H2O का ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। इसी प्रकार H2SO4 की भी ऑक्सीकरण संख्या 0 ही होगी। तो चलिए निकाल के देखते हैं। तो 2 गुणे हाइड्रोजन का 1 प्लस सल्फर का निकालना, इसको x मान लो, 4 गुणे ऑक्सीजन का कितना -2 बराबर 0, सॉल्व कर लो तो कितना आएगा, ये 2 + x -8 बराबर 0, तो x -6 बराबर 0, x बराबर 6, यानी ऑक्सीकरण संख्या 6 हो गई। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका ये सामने, देखिए ध्यान से समझिए भाई, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आंसर आपके सामने हो जाएगा, ठीक। चलिए करके देखिए भाई, ये क्वेश्चन सामने हो गया। चलिए थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको, ये लीजिए, ठीक है। चलिए बताइए भाई, इसमें कह रहे कौन सा समीकरण संतुलित है। देखिए संतुलन की अवस्था में क्या होता है कि जो अभिकारी पदार्थ में जितने परमाणु की संख्या है उतना उत्पाद में भी परमाणु की संख्या होनी चाहिए, और जितने आयन इधर हैं उतने आयन इधर भी होनी चाहिए। तो आप क्या कैसे चेक करेंगे, कितने परमाणु हैं दोनों तरफ मिला लीजिए, परमाणु बराबर होना चाहिए, आयन भी दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। तो चलिए हम आयन से पहले शुरुआत करते हैं, आसान रहता है, समझ में भी आपको आ जाएगा कि आयन आप कैसे गिनेंगे, ठीक। चलिए तो आयन देखिए, इसमें 1 माइनस लगा ना, 1 माइनस लगा है, और ये जो है कितना है 5 बार है, तो टोटल माइनस कितना हो गया 5 माइनस हो गया। चलिए यहाँ लिख के जोड़ते हैं, 5 बार माइनस हो गया, ठीक, 5 माइनस, और प्लस कितना 10 14 प्लस में से 5 माइनस निकाल लीजिए, कितना बचेगा 14 में से 5 निकाल लीजिए, आ गया 9 प्लस हो गया,
ठीक, 9 प्लस बच गया। अब फिर इसके बाद ये देखिए कितना लिखा है, 2 प्लस है यमियन पर और ये 2 बार है। यमियन प्लस कितनी बार, 2 प्लस है और कितनी बार है, 2 बार। इसका मतलब 4 प्लस इसमें और हो जाएगा, 4 प्लस और हुआ तो हो गया 13 प्लस। ठीक, फिर 13 प्लस भी देखिए बी आई पर 3 प्लस है, एक बी आई पर 3 प्लस है और 5 बार लगा है, तो 5 तियां 15 प्लस, तो 13 और ये 15 तो कितना आ गया 28 प्लस इधर हो गया, इधर कितना हो गया 28 प्लस। ओहो ये 5vi3 प्लस ये तो इधर वाला है, ये तो आया था कितना आया था 13 आया था, है ना, कितना आया था 13 आया था इधर वाला। अभी bi3 प्लस में कितना, ये 15 हो गया, कितना हो गया ये 15, और H2O उदासीन है। अब देखिए इस पर 1 माइनस है कितनी बार, 2 बार, तो इसका मतलब 2 माइनस कर लीजिए, तो 13 आ गया, मतलब दोनों तरफ आयन बराबर है, तो ये संतुलित हो सकता है, ये समीकरण सही हो सकता है ना। अब यदि परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर हो जाए तो चलिए करके देखते हैं। 5 bi इधर है, 5 bi इधर है, सही है, बहुत बढ़िया। यमियन 2 ठो इधर है, 2 इधर है, ये भी सही हो गया। हाइड्रोजन गिन लीजिए, 14 प्लस 14 H है, 7 दूनी 14 H इधर भी है, वाह सब सही है। तो 5 तियां 15 माइन ऑक्सीजन और इधर 4 दूनी 8 ऑक्सीजन यहाँ पर है और 7 ऑक्सीजन यहाँ पर, 8 7 15 ऑक्सीजन, सब बराबर है। इसका मतलब पहला वाला समीकरण इसका सही होगा, दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या और आयनों की संख्या दोनों क्या है, बराबर हैं, इसलिए ये जो है क्या है, यही सही है। बाकी चेक करके देखेंगे आप तो किसी में भी परमाणुओं की संख्या और आयनों की संख्या सारी चीजें दोनों तरफ समान नहीं होंगी। ठीक है, चलिए चेक करके देख ले, आप लोग चेक कर लीजिएगा, तरीका हमने बता दिया ना, फिर बता दे। चलिए फिर से देख लेते हैं, इसमें लास्ट वाले में चेक कर लेते हैं, गलत है ना, गलत है मतलब या तो दोनों तरफ आयनों की संख्या बराबर नहीं होगी या फिर परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होगी। चलिए चेक करिए, तो BiO3 1 माइनस, तो टोटल मिला के 2 माइनस हो गया, कितनी बार माइनस हो गया 2 माइनस, ठीक, इसमें 2 माइनस है। अब इसमें हाइड्रोजन पर प्लस होता है जी, तो 4 प्लस करेंगे तो मिला जुला के 2 प्लस हो गया, फिर 2 प्लस और करेंगे तो 4 प्लस हो जाएगा आपका। इधर की तरफ कितना आया, टोटल 4 प्लस आया, कैसे 2 प्लस अभी 4, 4 2 6 प्लस, 6 प्लस में से 2 माइनस कर दीजिए, 4 प्लस आ गया। अब इधर प्लस चार्ज गिन लीजिए भाई, Bi पर 3 प्लस और 2 बार है, तो 3 दूनी 6 प्लस हो गया। अब फिर इसमें कोई नहीं है, इसमें 3 माइनस कर लेंगे तो कितना आया, देखिए +3 आएगा, उधर कितना आया था +4, इधर आया था +3, तो आयन गड़बड़ है, समझ गए। इसी प्रकार से चेक कर लेंगे, तो इसमें आपका पहला वाला हमने चेक करके बता दिया कि जो है दोनों तरफ परमाणु और आयनों की संख्या समान है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, इसको तो जो है आप सब लोग कर लेंगे, कैसे 25 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, पहले कोष में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32 होता है, 2 8 18 32, आपको पता है। जब बाहरी कोष जो है एक कोष भर जाता है फिर अगले कोष में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, बाहरी कोष में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तब होता है जब उसके बाद वाले में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, मतलब 8, देखिए पहला चेक करिए सही है गलत है, पहले में 2, दूसरे में 8, कितना होगा 10 और ये 13, 13 10 23 2 25 हो गया, ठीक है ना। देखिए बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, देखिए 10 हो गया यहाँ पे, बचा कितना 15, अब 15 तो इसमें भर नहीं सकते, देखिए पहले में 2, दूसरे में 8, 25 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में कितना यहाँ बचा हुआ है 15, तो बाहरी कोष में देखिए 2 8 18, तीसरे में 18 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, लेकिन 18 इलेक्ट्रॉन रह सकता है तो 15 भी रह सकता है ना, तो ये सही होगा, लेकिन होता नहीं है। नियम ये भी है कि बाहरी कोष में 8 से ज़्यादा तब होगा जब उसके बाद वाले में 2 हो जाए, तो 15 में से 2 इधर भर लीजिए, बचा कितना 3 इधर, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो पहला वाला ऑप्शन ही इसका भी सही होगा। ठीक, बात समझ में आई, आ ही गया होगा। चलिए अगला देखते हैं। जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को क्या कहते हैं भैया, ये बताना आपको। तो बताइए क्या होता है, जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा, तो वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा तो वाष्प दाब के बराबर, तो वाष्प में ये बदलने लगेगा, वायुमंडलीय दाब जो है उस द्रव को रोक नहीं पाएगा। देख पा रहे हैं, समझिए पहले समझिए, जैसे द्रव है, द्रव को रख दिया गया,
उस द्रव को जब गर्म करते हैं तो वो जो है भाप में बदलने लगता है। जब गैसीय अवस्था में आ जाता है तो एकत्रित नहीं रहेगा, उड़ने लगेगा और वायुमंडलीय दाब उसको रोके रहता है। जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो वो उड़ने लगता है, यानी वो द्रव में बदलने, गैस में, वाष्प में बदलने लगता है। कौन? द्रव। तो द्रव का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। तो क्या होगा? उस ताप को हम क्या कहेंगे? क्वथनांक कहेंगे। जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं? वाष्प दाब। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? मान लीजिए इसमें भैया चलो अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए ये प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, ध्यान समझिए। प्रश्न में कह रहे हैं कि द्रव, जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। देखिए ये मान लीजिए ये कोई पात्र है, इसमें भरा हुआ है द्रव, ठीक है। अब द्रव तो यहीं रहेगा, उड़ेगा थोड़ी ना। मान लो गैस को ऐसे भरेंगे तो ये उड़ने लगेगा। तो इसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब जब जरा ज़्यादा है तो इसको रोके रहता है। तो जब ये बराबर हो जाता है तो ये उड़ने लगता है, यानी गैस में बदलने लगता है, ठीक है। तो द्रव का गैस में बदलना यानी वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? क्वथनांक। और ये द्रव वाष्प में तब बदलता है जब इसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव वाष्प में बदलने लगता है। द्रव का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है, यानी डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये क्या कह रहे हैं, ध्यान समझिए। m/1000 या Cl विलयन का pH मान निकालना है, ठीक है। तो pH मान निकालने के लिए हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हमको चाहिए भाई। ध्यान समझिए, ये m/1000 इसका मतलब मोलरता इसकी m है। तो यहाँ ये जो आपका HCl है ये टूटता है तो क्या बनाता है? H प्लस और Cl माइनस। तो 1 मोल H प्लस और 1 मोल Cl माइनस बनता है, ठीक है। तो ये इसकी मोलरता मतलब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो है वो कितनी हो जाएगी? m/1000 है, इसका मतलब 10 की घात माइनस 3 मोल प्रति लीटर हो जाएगी। अब pH मान हम लोग निकाल लेंगे भैया। तो pH मान का फार्मूला होता है -log10H+, ठीक है। अब देखिए H प्लस का मान यहाँ पे रख दीजिए 10। H प्लस की जगह कितना हमको लिखना है? देख पा रहे हैं, H प्लस का मान 10 की घात -3। अब m पावर n होता है तो n को आगे लिख देते हैं, है ना। तो ये आपका pH बराबर कितना आएगा? माइनस पहले से है, अब ये वाला -3 आया। अब ये बचा कितना? log10 10। आधार घातांक दोनों बराबर हैं, या कह लीजिए कि log10 का मान 1 होता है, ये 1 हो जाएगा। अब ये 3 × 1 यानी pH मान कितना आ गया? 3, ठीक है। तो pH मान +3 यानी डी वाला ऑप्शन इसका ये वाला सही होगा, ठीक। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक अकार्बनिक यौगिक की प्रतिशत रचना में, चलिए भैया इसको थोड़ा सा छोटा कर दें। ये कार्बनिक यौगिक की प्रतिशत रचना में क्या कह रहे हैं? कौन कौन है? कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है। तो कैल्शियम कितना है? कैल्शियम है 40%, कार्बन है 12%, ऑक्सीजन है 48%, ठीक। अब इनके अणुभार कितने होते हैं? कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक। अब ये जो है भाग देंगे, इसमें हम क्या करेंगे? प्रतिशत मात्रा बटे अणुभार, ठीक है। अणुभार है ना, ये लिखना पड़ेगा क्या? चलिए लिख देते हैं। ये क्या है? प्रतिशतता, प्रतिशत मात्रा है, और ये क्या है? अणुभार है। अब ये इसमें निकालेंगे तो ये आएगा क्या? अनुपात। कौन सा? प्रतिशत मात्रा बटे अणुभार, प्रतिशत मात्रा बटे अणुभार, प्रतिशत मात्रा बटे अणुभार, ठीक है। अब ये काटेंगे तो कितना आएगा? 1 1 सोरतियाँ 48 3। अब इसका सरल अनुपात जो होता है वही क्या होता है? मूलानुपाती सूत्र होता है 1। अब ये देखिए 1 1 3 सरल अनुपात में ये ऑलरेडी है ही। यदि 2 3 दशमलव में करके दिया होता तो सबसे छोटी संख्या से हम क्या करते? भाग देते। तो यहाँ ज़रूरत है नहीं, तो ये सरल अनुपात यही मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा। देखिए कैल्शियम कितनी बार है? 1 बार। कार्बन कितनी बार है? 1 बार। ऑक्सीजन कितनी बार है? 3 बार। तो CaCO3 यही इसका मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा, ठीक है।
यानी इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए वाला। ठीक, CO3 है ये। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया होगा ना? नहीं समझ में आया फिर से देख लो, पूरा सब डिटेल में, एक भी शब्द हमने नहीं छोड़ा है, अच्छे से बताया है। ठीक है, देखिए प्रतिशत मात्रा दी रहेगी, फिर अणुभार निकालेंगे, प्रतिशत मात्रा से अणुभार में भाग दे देंगे, ये आपका अनुपात आ जाएगा। अनुपात में जो सबसे छोटी संख्या उससे सब में भाग दे देंगे। सबसे छोटी संख्या 1 है, 1 से सब में भाग देंगे तो यही आएगा, है ना, सरल अनुपात यही आएगा। ये ऑलरेडी सरल अनुपात में है ही। ठीक है, तो इसी अनुपात में हम सूत्र बना लेंगे। ठीक, कैल्शियम 1 बार है तो 1 हो गया, कार्बन 1 बार है 1 हो गया, ऑक्सीजन 3 बार 3 हो गया, बस मूलानुपाती सूत्र आपका ये बन गया। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या कह रहे हैं इसमें। किसी गैस के विसरण की दर निर्भर करती है किस बात पर? विसरण दर जो होती है वो वाष्प दाब पर निर्भर करती है। ये देख, तो किसी गैस की जो विसरण दर होती है, विसरण दर जो होती है ये वाष्प दाब के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, वाष्प दाब के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अणुभार जो होता है, क्या होता है? अणुभार। अणुभार जो होता है ये बराबर होता है 2 गुणे वाष्प घनत्व। क्या होता है? 2 गुणे वाष्प घनत्व। ठीक, अब ये वाष्प घनत्व पर निर्भर करती है तो उसी का 2 गुना अणुभार होता है, तो इसका मतलब अणुभार पर भी निर्भर करेगी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद ये कह रहे हैं कि यदि किसी तत्व X का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 3 है तथा Y का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 6 है तो इन तत्वों की संयोग से बने यौगिक का सूत्र बताइए। ठीक है, इन तत्वों के संयोग से जो सूत्र बनेगा वो बताना है। देखिए X का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये 2 और 3 है ना, तो X पर कितना प्लस चार्ज बनेगा, है ना, 3 इलेक्ट्रॉन निकालेगा ना तो 3 प्लस चार्ज बन गया X पर। और ये आपका बगल में Y है, Y का कितना 2 6 हुआ। ये क्या करेगा भाई? अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए, अस्थायित्व कैसे प्राप्त करता है कोई परमाणु? बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं या सभी कोश पूर्णतः भर जाएं तो अस्थायी होता है। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, 3 प्लस चार्ज हो गया। ये अस्थायी होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा यानी -2 चार्ज हो जाएगा। अब जब सूत्र बनता है तो देखिए -2 को बैलेंस करने के लिए इसमें जो है 2 से गुणा करेंगे, इसमें 3 से, तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा क्या? X में कितने से गुणा करेंगे? Y में 2 है ना, तो 2 से गुणा कर लीजिए। और Y में कितने से गुणा करेंगे भाई? इसमें 3 है तो 3 से गुणा कर दीजिए। उल्टा गुणा होता है भाई, इसका इसमें, इसका इसमें। ठीक, ये गुणा करके इस प्रकार से लिख दिया जाता है। तो ये X2Y3 यानी बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद निम्न में से किस यौगिक में सहसंयोजक बंध उपस्थित है? देखिए सहसंयोजी बंध मतलब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनता है सहसंयोजी बंध होता है। अब इसमें देखिए क्या होता है कि ये, चलिए सबको बना करके आपको अच्छे से बता रहे हैं कि Mg के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, Cl के पास 7, 1 2 3 4 5 6 7, और ये दूसरा वाला Cl इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये Mg क्या करता है? एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों को दे देता है, और जब एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इस पर प्लस चार्ज बन गया 2 ठो, और एक Cl पर माइनस, एक Cl पर माइनस। तो इसमें जो है किस प्रकार का बंध बन गया? आयनिक बंध। इसी प्रकार से Na पर भी बनेगा, Na अपना एक इलेक्ट्रॉन Cl को दे देगा तो Na पर एक प्लस चार्ज और Cl पर एक माइनस बन जाएगा। इसी प्रकार से CaO अपना 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा, है ना, तो कैल्शियम पर 2 प्लस ऑक्सीजन 2 माइनस बन जाएगा। यहाँ क्या स्थिति है? 2 कार्बन है, ये भी सहसंयोजी बंध से बनेगा, और ये 3 हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा, ये भी सहसंयोजी बंध द्वारा ही जुड़ेगा। तो इसमें किस प्रकार का बंध है? सहसंयोजी बंध। इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ये डी वाला। ठीक है ना, सहसंयोजी बंध बना ना इलेक्ट्रॉन साझेदारी से, ये एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी यहाँ हर जगह एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी हुई है, ये सहसंयोजी बंध बन गया। ये सब आप लोग हाई स्कूल में ही पढ़ चुके थे, है ना। ये देखिए बड़ा आसान प्रश्न आ गया। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, आवर्त सारणी में इसका स्थान क्या होगा? देखिए तो कार्बन जो आपका है ये
6 होता है परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 और 4, और sp-df से करेंगे तो क्या मिलेगा 1s2 2s2 2p2। ठीक है, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन देखिए p उपकोष में भरा जा रहा है, तो ये p ब्लॉक का तत्व है। चलिए पूरा इंट्रोडक्शन इसका हम ले लेते हैं। यहाँ पे कार्बन में अंतिम इलेक्ट्रॉन p उपकोष में भरा जा रहा है, तो ये किस ब्लॉक में रखा गया है, p ब्लॉक। आवर्त सारणी में कितने ब्लॉक हैं, sp-df, s p d और f, ठीक है ना। तो ये किस ब्लॉक का है, कार्बन p ब्लॉक का तत्व है। और इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर कोषों की संख्या कितनी आ रही है, जो कोषों की संख्या होती है वही आवर्त संख्या होती है। क्या होती है, आवर्त संख्या। ठीक, कोषों की संख्या जो होती है वही क्या होती है, आवर्त संख्या के बराबर होती है। ठीक, तो कोषों की संख्या कितनी है, 2 कोष में है, 2 कोष हैं, पहले कोष में 2, दूसरे कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो कुल कोषों की संख्या 2 है, तो आवर्त संख्या 2 यानी दूसरे आवर्त में रखा गया है। और बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, समझिए बाहरी कोष में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है वर्ग संख्या। और यदि अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास sp आ रहा है तो 10 जोड़ देते हैं, तो 10 और प्लस 4 यानी 14वें वर्ग में इसको आवर्त सारणी में रखा गया है। और 14वें वर्ग को देखिए p ब्लॉक में फर्स्ट a से b न सेकेंड थर्ड करके लिखते हैं, तो या इसमें जो है चौथा 4 इलेक्ट्रॉन है बाहरी कोष में, तो चौथा वर्ग मानते हैं इस प्रकार से हम। ठीक, तो क्या हो गया, ये चौथे वर्ग का तत्व है। यदि 14 दिया होता तो 14 भी हम लिख सकते थे। आधुनिक आवर्त सारणी में किस वर्ग में इसे रखा गया है, 14वें वर्ग में रखा गया है कार्बन को। ठीक है, अब कार्बन क्या करता है, ये किस प्रकार का बंध बनाता है, कार्बन सहसंयोजी बंध बनाता है, परमाणुओं से जुड़ करके ये सहसंयोजी बंध बनाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये अंतिम प्रश्न। BHC का पूरा नाम क्या है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक, क्या है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा भाई, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ये सही हो गया। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से हमने 20 प्रश्न लगभग सॉल्व कर लिए। तो डिटेल में पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।